Welcome back, students. Today I am explaining the cloud computing, cloud storage, and blockchain. These three topics associated with the first unit. पहले ये लास्ट यूनिट में थे, लेकिन अभी फिलहाल इनको फर्स्ट यूनिट में डाला है, तो आपको मैं यहीं पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। जो क्लाउड वर्ड है, ये बेसिकली क्या है? रिमोट लोकेशंस के लिए हम यूज करते हैं। जो जो चीज हमारे पास नहीं है, हम किसी दूसरी जगह से उसको एक्सेस करते हैं, दैट इज नोन एज क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ अ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। सर्विसेज का मतलब है कि इसमें कई तरह की सर्विसेज हो सकती हैं। एप्लीकेशंस हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, डेटाबेस हो सकता है, नेटवर्किंग टूल्स हो सकते हैं, और कुछ भी हम जो यूज करना चाहते हैं क्लाउड से, वो हम क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड के थ्रू यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है इसके लिए? आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए। विदाउट नेट वी कांट एक्सेस क्लाउड। तो अगर हमें क्लाउड को एक्सेस करना है तो वी नीड इंटरनेट। ये तो बेसिक थिंग होगी। नीड ऑफ कंप्यूटर क्लाउड टेक्नोलॉजी। अब क्लाउड टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम क्यों एक्सेस कर रहे हैं डेटा या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह? जनरली क्या होता है कि आपका पास कभी कभी स्पेस बहुत कम पड़ जाता है, या आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं। आप सभी डिवाइसेस में डेटा रखना पड़ेगा। अगर एक जगह चेंज किया तो दूसरी जगह चेंज नहीं होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं कि सपोज हमने मोबाइल में भी एक फाइल रखी हुई है और एक पीसी में भी रखी हुई है। तो हम दोनों में काम करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं दोनों जगह चेंज हो। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एक कॉमन ऐसी जगह हो जहाँ पर हमारा डेटा एक ही जगह हो, वहीं से हम उसको एक्सेस करें, वहीं से वो चेंज हो। तो इसके लिए हमारे पास क्लाउड, हम डेटा अपना कहाँ रख देते हैं? क्लाउड में। तो क्लाउड में डेटा रखने से क्या होगा? आप जहाँ से भी एक्सेस, जिस भी डिवाइस से आप एक्सेस करोगे, डेटा तो वही यूज होगा। अगर कोई चेंजेस होता है तो उसका इफेक्ट सभी जगह पड़ेगा। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन, कभी कभी हमारे पास स्पेस अगर कम पड़ जाता है तो भी हम क्लाउड में जाते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम क्लाउड में जाके सेव कर लेते हैं, और उससे वो सेव भी हो जाता है, और उसके बाद हम जब चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई डिवाइस हमारी खराब भी जाती है तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हम वहां से उस डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं। तीसरा तीसरा पॉइंट जो टेक नीड है वो क्या है? कई बार कुछ चीजें इतनी कॉस्टली हो जाती हैं कि हम उनको परचेज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और ग्राफिक सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको रन कराते समय आपके पास जो पीसी है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उतना हाई ग्राफिक्स रेजोल्यूशन को जनरेट नहीं कर पा रहा है, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या चाहिए? एक हाई पावर वाला कंप्यूटर चाहिए। तो एक हाई पावर कंप्यूटर एक छोटे से एप्लीकेशन के लिए आपको खरीदना पड़ेगा, तो कॉस्टली पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? क्लाउड में जाएंगे, और क्लाउड में एक ऐसे कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये पेड होगा। वो कुछ टाइम के लिए, जैसे 1 महीने के लिए आपको चाहिए, तो 1 महीने के लिए आपने उसको एक्सेस कर लिया, और उसके बाद उस प्रोग्राम को आपने वहाँ पर डायरेक्टली अपने पीसी से वहाँ पर रन कराया, और उसका आउटपुट आप देख सकते हैं। तो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम क्लाउड में जाते हैं, जहाँ से कि हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई हाई पावर सीपीयू एक्सेस कर सकते हैं, हाँ सीपीयू का स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब इसके लिए यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ पॉपुलर ऑप्शन पीपल एंड बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, इंक्लूडिंग कॉस्ट सेविंग, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, स्पीड, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। तो ये तो नीड थी। अंडरस्टैंडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, उसी पॉइंट को मैंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से डिफाइन किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नेम्ड एज सच because the information being accessed is found remotely in the cloud or virtual space. Virtual space बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास नहीं है, कहीं और पर है। Companies that provide cloud services enables user to store the files and applications on remote servers and then access all the data via the internet. This means the user is not required to be specific place to gain access to it, and allowing the user to work remotely. क्लाउड स्टोरेज पहला वाला था। क्लाउड कंप्यूटेशन जनरली हम सॉफ्टवेयर वगैरह में या उसको एक्सेस करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं। स्टोरेज में केवल हमें अगर डेटा को स्टोर करके रखना है, देन इट इज नोन एज क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज इज अ सिस्टम दैट अलाउज यू टू स्टोर द डेटा ऑन इंटरनेट एज यू वुड सेव द कंप्यूटर। गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, iCloud are the example of cloud storage. It allows you to store data through internet on cloud server. Once the data is uploaded on cloud, we can access it from multiple devices from anywhere easily. मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनेट कैसा मीडियम है। अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्लाउड को। पब्लिक क्लाउड हो सकता है, प्राइवेट क्लाउड हो सकता है, या फिर हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्सचर भी क्लाउड हो सकता है।
पब्लिक क्लाउड जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, पब्लिक मीन्स एवरीवन कैन एक्सेस द क्लाउड। तो आप उसमें कोई भी उस क्लाउड में जाके अपना डेटा वगैरह सेव कर सकता है और उसके उसमें अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसको एक्सेस कर सकता है, तो दैट इज नोन एज पब्लिक क्लाउड। So public clouds are owned and operated by a third-party cloud service providers which deliver the computing resources like servers and storage over the internet। ठीक है, सर्वर्स का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी हाई पावर स्पीड है, हाई उसकी रैम ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी स्टोर करने की ज्यादा है, तो उसको हम सर्वर कहते हैं जनरली, विच सर्व्स द थिंग्स। सर्व्स का मतलब वो आपको प्रोसेसिंग के लिए भी टाइम देगा, आपको स्टोर करने के लिए भी देगा और एनीथिंग। माइक्रोसॉफ्ट Azure is an example of public cloud with माइक्रोसॉफ्ट एजर एक क्लाउड है जहाँ पर कि आप यूज कर सकते हो उसको। With a public cloud, all hardware, software, and other supporting infrastructure is owned by and managed by the cloud provider. You access these services and manage your account using the web browser। और वेब ब्राउजर तो आपको चाहिए, जब भी आपको क्लाउड में काम करना है तो सबसे फर्स्ट थिंग इंटरनेट चाहिए, साथ में एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर भी चाहिए जिसके थ्रू आप क्लाउड को एक्सेस करेंगे। प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है जिसको कि कोई कंपनी ओन करती है और वो उसको अपने पर्टिकुलर पर्सन, अपनी कंपनी के लोगों के लिए एक्सेसिबल करती है। एक्सेसिबिलिटी उसकी केवल उसी कंपनी के लोगों के लिए होती है, बाहर का आदमी उसको एक्सेस नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। और प्राइवेट क्लाउड रेफर्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज्ड exclusively by a single business or organizations। A private cloud can be physically located in company on site और डेटा सेंटर बने होते हैं, उन डेटा सेंटर्स में आपका डेटा स्टोर रहता है। सम कंपनीज आल्सो पे थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड द होस्ट देयर प्रोवाइड प्राइवेट क्लाउड। इसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन जो कंपनी है वही उसको मेंटेन करेगी। ठीक है, तो लिमिटेड होगा एक तरह से। हाइब्रिड जिसमें दोनों का मिक्सचर होगा। हाइब्रिड क्लाउड्स में combine public and private clouds bound together technology that allows data and applications to be shared between them। By allowing data and applications to move between private and public cloud, a hybrid cloud gives your business greater flexibility, more development options, and helps to optimize your existing infrastructure security and compliance। अब इसमें हम तीन इनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं? IaaS, PaaS पास और SaaS सास, ये तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। IaaS का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब जो क्लाउड को हमने जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसमें सॉफ्टवेयर यूज आप एक्सेस कर सकते हो सकता है हार्डवेयर भी आप उसका यूज करना चाह रहे हो, तो उनको हम इस बेस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहले हम IaaS के बारे में पढ़ते हैं। The most basic category of cloud computing service with IaaS, you rent IT infrastructure। IT infrastructure का मैं सर्वर हो सकता है, वर्चुअल मशीन होती हैं, स्टोरेज, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ भी अगर आपको यूज करना है तो हम इस कैटेगरी में रखते हैं IaaS। ठीक है, जितनी देर आप उसको यूज करेंगे, जितने टाइम तक आप यूज करेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे मंथली बेसिस भी हो सकता है, ईयरली बेसिस हो सकता है, एज पर योर चॉइस। नेक्स्ट आता है PaaS पास। मतलब ये प्लेटफॉर्म अगर आपको चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जैसे कोई आपका किसी एक सॉफ्टवेयर पे कई लोग काम कर रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर पर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू कुछ काम आपके इजी हो जाएंगे। जैसे कुछ एप्लीकेशन होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, तो प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाएगा। तो टेस्टिंग है, डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये सारा प्लेटफॉर्म के अंदर। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस रेफर्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दैट सप्लाई ऑन डिमांड एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग, डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, पास इज डिजाइन टू मेक इट इजियर फॉर डेवलपर टू क्विकली क्रिएट वेब और मोबाइल एप्स। ठीक है, जितने भी ये मोबाइल वगैरह एप्स होते हैं सब इसमें पास में के अंदर इंटीग्रेट होते हैं। Without worrying about the setting up the managing and underlying infrastructure of server, storage, network, database needed for the development। ठीक है, तो वो सारा काम क्लाउड का हो जाएगा जिसको वो सारा मैनेज करेगा, क्या कस्टमर को क्या क्या चाहिए वो सब प्रोवाइड कराएगा, आपको केवल डिजाइनिंग में अपना टाइम लगाना है। और लास्ट जो आपका आता है SaaS, SaaS, सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ मेथड फॉर डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन डिमांड एंड टिपिकली ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। सब्सक्रिप्शन बेसिस मतलब कुछ टाइम के लिए आपको दे दिया जाएगा, ये सॉफ्टवेयर में आप काम कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड के लिए आपको उसको पे करना पड़ेगा।
इसका एग्जांपल जैसे हम केवी में काम करते हैं साला दर्पण में, तो साला दर्पण में इज क्लाउड कंप्यूटिंग में ही काम किया जाता है। उसमें हमारे पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है। वो इंस्टॉल कहाँ पर है? क्लाउड में इंस्टॉल्ड है, क्लाउड की मशीन में इंस्टॉल्ड है। हम केवल उसको एक्सेस करते हैं थ्रू इंटरनेट। तो वो जितना भी चेंजेस वगैरह हम करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, डेटा डालते हैं, इंस्ट्रूमेंट का डेटा डालते हैं, वो कहाँ जाके सेव होता है? आपका रिमोट सर्वर पे जाके सेव होता है, जो हमारे पास इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, तो इतना है। वो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए हम अगर अपनी मशीन में डालेंगे भी तो हो सकता है वो रन ना करे, क्योंकि बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। वहाँ पर वो हाई हाई पावर सर्वर में इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो चल जाता है। ठीक है, तो विद SaaS cloud provider host and manage the software applications and underlying infrastructures and handle any maintenance like software upgrades and security patching। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में अगर कुछ मेंटेनेंस है वो सब उनका काम, उनका हेडेक होगा। वो जितने भी सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, बीच में हम देखोगे आपके मोबाइल में भी आते हैं, तो वहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं। यूजर कनेक्ट टू द एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट, यूजुअली विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर्स एंड आईफोन, टैबलेट एंड पीसी। तो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई। तो उन तीनों कैटेगरी में किसी में सॉफ्टवेयर है, किसी में प्लेटफॉर्म है और किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम दिया है समझने के लिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर है, डेवलपमेंट टूल्स कहाँ से हैं। तो ये एक देख लीजिए आप। इसके बाद ब्लॉकचेन, शायद किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था। बेसिकली ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज और हैक और चीट द सिस्टम। मतलब बेसिकली क्या है कि हम जो डेटा स्टोर करते हैं उसको इस तरह से मैनेज करना होता है कि कोई उसको चेंज ना कर पाए, और वो एक डिसेंट्रलाइज्ड रहे। इसमें एक दो वर्ड बहुत ज़्यादा आएंगे, डिसेंट्रलाइज और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे बैंक है, तो बैंक में क्या होता है, कई सारे बैंक है, SBI है, आपका पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब कौन गवर्न करता है? इसको RBI देख रहा है, तो RBI इन पे नजर रखता है। तो सब आदमी बैंकों का कुछ करना है, कुछ लेन देन करना है, कुछ करना है, इन सब पे नजर किसकी रहती है? RBI। और RBI के रूल और रेगुलेशंस को ये फॉलो करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दो पार्टीज ही आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो उन्हीं पार्टीज के आपस में जो रूल्स और रेगुलेशन वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करेंगे, और उसमें जो भी चेंजेस हो गए वो रिकॉर्डेड रहते हैं। और इसमें हैक करने का जो कंसेप्ट जो है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है? इसमें एक हैश, अभी आगे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, इसमें उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, जिससे कि वो चेंजेस किया है तो उसका एक डिजिटल सिग्नेचर ले लेते हैं, जिससे कि कोई अगर चेंजेस आएगा तो डिजिटल सिग्नेचर में भी चेंज हो जाएगा। In the simplest term, blockchain can be described as a data structure that holds transactional records and while ensuring security, transparency and decentralization। ठीक है, मतलब किसी सबके साथ वो किसी एक पे वो न रहे, डिपेंडेंट न रहे, वो आपस में बिजनेस कर सकें, आगे बढ़ सके। यू कैन ऑल्सो थिंक of it as a chain or record stored in a form of a blocks which are controlled by no single authority। मतलब किसी एक सिंगल अथॉरिटी उसको गवर्न नहीं करेगी। Blockchain is a distributed ledger that are completely open to any and everyone on the network, और उसको पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी उसमें। ठीक है, once an information is stored on a blockchain it is extremely difficult to change or alter it। क्यों नहीं चेंज होती है, आगे आपको डिस्कस करता हूँ। Each transaction on a blockchain is secured with a digital signature। देखो ये रीजन है, उसमें डिजिटल, जैसे ही आपने कोई चेंजेस किया वहां पे डिजिटल सिग्नेचर चेंज आएंगे। दैट प्रोवाइड्स इट्स ऑथेंटिसिटी। Due to the with encryptions and digital signature, the data stored on the blockchain is tamper-proof। इसीलिए उसको कोई चेंज नहीं कर सकता and cannot be changed। और अगर उसको चेंज होगा तो अगले वाले के लिए भी वो उसका फ्रॉड माना जाएगा, अगले वाले के लिए कि ये कुछ चेंजेस हुआ है, उसको पता चल जाएगा। इसमें चार चार फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट: डिसेंट्रलाइज, पीयर टू पीयर, इम्यूटेबल, टेम्पर्ड प्रूफ। डिसेंट्रलाइजेशन का मैंने बता दिया। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि एक कॉमन बॉडी नहीं होती जो उसको गवर्न कर रही है, सभी लोग उसमें पार्ट प्ले करेंगे। और पीयर टू पीयर का मतलब होता है एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में बिजनेस होगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क। बहुत सारे लोग उसमें, फिर वो आगे जाके चेन बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कई, जैसे हम कोई परचेजिंग करते हैं कभी, तो अभी हम जो परचेजिंग करते हैं अमेजन से कर रहे हैं, तो अमेजन से परचेजिंग करने के लिए हमें देखो बीच में कई सारे बिचौलिए हैं। हम क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड किसी और कंपनी का है, SBI का है, और
अमेजन कोई और देख रहा है और अमेजन सामान और कहीं से ले रहा है, तो ये कई मल्टीपल नेटवर्क है। और इस नेटवर्क में क्या चांसेस हो सकते हैं, आपका फ्रॉड होने के चांसेस है। कई बार आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड से पैसे निकल जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, कोई दूसरा हैक कर लेता है। तो ये सब चीजें इसमें नहीं होगी, इसमें पीयर टू पीयर होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में नेटवर्क होगा। ठीक है। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का ये वर्ड आपका प्रोग्रामिंग में भी काफी यूज होगा अभी आगे जाके। इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज नहीं हो सकता है। म्यूटेबल मीन्स चेंज और इम्यूटेबल मीन्स विच कैन नॉट बी चेंज। तो जैसे ही आप जब कोई ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसी समय एक हैश टेबल होती है, उस हैश में जो है डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं, जो जिससे कि एक प्रूफ रहता है कि आपने ये चेंज कर दिया। इसके बाद अब अगर कोई चेंज होता है तो ये डिजिटल सिग्नेचर चेंज होगा। इसीलिए जो लास्ट वाला पॉइंट है टेम्पर प्रूफ हुआ है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर की वजह से ही टेम्पर प्रूफ है। ब्लॉकचेन के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बिटकॉइन आपने सुना होगा तो बिटकॉइन इज एग्जाम्पल। और अगर मैं सिंपल तरीके में आपको समझाना चाहूँ तो इसमें सबसे आसान है कि आपने गूगल सीट देखी होंगी। गूगल सीट का अगर किसी ने यूज किया तो शायद उसको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉकचेन किस तरह से वर्क करता है। जैसे सपोज मैं यहाँ कोई डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ कि पूरे स्कूल में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे क्लास टीचर हैं जिनके इस क्लास में फीस पूरी तरह से जमा नहीं हुई है, या डिफॉल्टर्स के नाम मुझे चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं व्हाट्सएप में मंगाऊँ और फिर उनका कलेक्शन करूँ, फिर उनका डेटाबेस बनाऊँ, फिर उसके बाद स्टोर करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक गूगल सीट तैयार करता हूँ। गूगल सीट क्या होता है कि जिसमें सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, सभी लोग उसमें देख सकते हैं, सभी लोग उसमें डेटा राइट कर सकते हैं, और फिर वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंसी रहेगी और वो सारा डेटा मेरे पास भी रहेगा एज वेल एज डिफरेंट नोट्स में भी रहेगा। ठीक है। तो जब कोई दूसरा ये भी रिकॉर्ड रहेगा किसने चेंज किया और कब किया, क्योंकि जिसको भी मैं वो गूगल शीट शेयर करूंगा वो सभी उसमें काम करेंगे। रियल रियल टाइम में काम करते हैं, रियल टाइम में ये काम होता है। इसीलिए मुझे कलेक्शंस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरा एक डेटाबेस बनता जाएगा और मैं जो डेटा जब है उसके बाद उसको डाउनलोड करके उसको एनालाइज जो भी मुझे फर्दर एक्शंस लेना है उसके अकॉर्डिंग लूंगा। तो ये गूगल सीट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉकचेन। दूसरा बिटकॉइन है। बिटकॉइन में भी आपने सुना होगा एक जैसे बैंक का आजकल काम करते हैं, तो उसी तरह से बैंक बिटकॉइन का प्रचलन है। जैसे यहाँ पर इंडिया में तो नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज वगैरह में हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। बिटकॉइन इसका यूज कर रहा है। तो इसमें मैंने थोड़ा हिस्ट्री भी लिखी है कि 2009 में इसका सबसे पहले 1991 में डेवलप्ड हुई थी ब्लॉकचेन का कंसेप्ट, लेकिन 2000 में फर्स्ट टाइम सैटोशी नाकामोटो ने इसको यूज किया था। ही क्रिएटेड द फर्स्ट डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब जिसको चेंज जिसमें कि रूल इस तरह के कोडिंग कर दी जाती है कि उसमें एक कोड जनरेट हो जाता है, उस कोड करंट को जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर के फॉर्म में कह रहे हैं, जो चेंज अगर कहीं पर होता है तो उसको भी वो चेंज हो जाता है। कॉल्ड बिटकॉइन थ्रू द यूज ऑफ बिटकॉइन टेक्नोलॉजी दैट अंडरस्टैंड द ब्लैकमोन एक्चुअली। इसमें मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया वही जो मैंने अभी बताया आपको कि किस तरह से बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक जो चेन बनती जाती है उसमें होता है। हर ब्लॉक में क्या होता है कि डेटा स्टोर होता है। सब डेटा क्या होगा कि मैंने एक सपोज फर्स्ट ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक बी है, तो मैंने ए को बी को अगर मनी देना है तो कितना दिया है, मेरे पास कितना है, रह गया है और कितना है। और दूसरा ब्लॉक जो होगा ब्लॉक का पार्ट होगा वो हैश होगा। तो हैश में क्या होगा कि मेरे डिजिटल सिग्नेचर होंगे कि मैंने ये चेंज ये कमिटमेंट किया है कि मेरे पास दिस मनी है और इतना मैंने उनको दे दिया है। और एक प्रीवियस हैश होगा। एक प्रीवियस हैश क्या काम करेगा कि पहले कितना था, पहले वाली टेबल में क्या था वो सारा। तो इस तरह से वो चेन बन जाएगी। While transaction take place on blockchain, there is one node on the network that validates the transactions. In Bitcoin blockchain, these nodes are called as a miners, and they are used to concept of proof of work in order to process। जो मैं हैश की बात कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से काम करता है। इसमें जनरली क्या होता है कि हैकर्स का यूज नहीं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था अमेजन वाले में, तो अमेजन में क्या था, कई सारी चीजें हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बीच में आ जाते हैं। फिर जिनसे अमेजन सामान लेता है वो बीच में आते हैं। फिर अमेजन भी एक पार्टी है और फिर एक का कस्टमर है, तो कई लोग हैं, तो इसमें हैक होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें पीयर टू पीयर रहता है, तो इसमें हैक होने के चांसेस कम रहते हैं। इफ हैकर ट्राइज टू अटैक द नेटवर्क एंड चेंजेस इन्फॉर्मेशन इन एनी स्पेसिफिक ब्लॉक, किसी एक ब्लॉक में करता है, तो वो हैश अटैच टू द ब्लॉक इज आल्सो गेट मॉडिफाइड। तो हमें पता चल जाता है कि ये डेटा चेंज हुआ है। ये इस दूसरा में क्या है कि अगर कहीं पर भी एक चीज एक ब्लॉक में वो चेंज करता है तो लेकिन सारा डेटा जो है कई ब्लॉक्स में रहता है डेटा,
कहीं ना कहीं पर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वहाँ से वो पकड़ा जा सकता है कि यहाँ पर चेंज हुआ है। तो इसीलिए ज़्यादा सिक्योर माना जाता है ब्लॉकचेन। तो ये पहले ये नोट्स आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना, और उसके बाद जो आज मैंने पढ़ाया है नंबर सिस्टम, उसके बाद उसको स्टार्ट करना, तो पहले ये लिख लेना। थैंक यू।